नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार अपने क्रोनोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे और गत 2 सेशन में राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं और आज अपने इस सेशन में अंतर्राष्ट्रीय एवं रक्षा प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिदृश्य के बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अपन जो सेशन आयोजित कर रहे हैं इसमें जो भी आपके सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और हिम्मत के साथ और रुचिपूर्ण तरीके से आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का अध्ययन अपने विशिष्ट तरीके से और रुचिपूर्ण तरीके से कर सकें। और आज के इस सेशन में अपने चर्चा क्या करने वाले हैं, आज अपने जानने वाले अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी में जो इस मास में घटनाएं घटित हुई उसके बारे में अपने चर्चाएं करने वाले हैं। दोस्तों, आज का बिंदु अपने पहले बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। वो पहला बिंदु क्या है कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों, आदित्य L1 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है तो वो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। PSLV XLC-57 के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। ये भी अपने याद रखने होंगे, 2 सितंबर 2023 को और XLC-57 रॉकेट। इसका दोस्तों गंतव्य बिंदु कौन सा है जहाँ तक यह जाएगा, वो है दोस्तों आदित्य L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर हेलो कक्षा तक इसे पहुंचना है। अब अपनी समस्या है कि लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां पूरी तरह कंट्रोल रहती है, पूरी तरह बैलेंस्ड रहती है, संतुलित रहती है, वह कौन सा होता है दोस्तों? लैग्रेंजियन पॉइंट कहलाता है। अब लैग्रेंजियन पॉइंट इसका नाम कैसे पड़ा, इसे भी अपने जान लेते हैं। इस स्थान का नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैंग्रेस के नाम पर रखा गया। इन्होंने इस बिंदु के बारे में 18वीं सदी में इसकी खोज की थी और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। और यह अपना जो आदित्य L1 है, यह इस स्थान तक पहुंचा जाना है। यह बिंदु सूर्य पृथ्वी के मध्य पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने में आदित्य L1 को 125 पृथ्वी दिन लगेंगे और यह जनवरी 2024 में इस बिंदु पर पहुँच जाएगा। इसमें याद रखने योग्य कौन सी 4 ही बातें हैं दोस्तों। कब लॉन्च हुआ? 2 सितंबर 2023 को। कौन सी रॉकेट के द्वारा? XLC-57 के द्वारा। और कहाँ तक जाएगा? लैग्रेंजियन पॉइंट तक जाएगा। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है? लैग्रेंजियन पॉइंट सूर्य और पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ बैलेंस रहती है, वह बिंदु होता है और इसकी खोज जोसेफ लुइस लैंग्रेज ने की। ठीक है, और कौन सी 18वीं सदी में की, इन्हीं के नाम पर इसका पॉइंट का नाम पड़ा। और इसका उद्देश्य क्या है आदित्य L1 का, वो अपने जान लेते हैं। यह सौर वातावरण में गतिशीलता के बारे में अध्ययन करेगा, सूर्य के परिमंडल की गर्मी के बारे में अध्ययन करेगा, सूर्य की सतह पर सौर भूकंप या कोरोनल मास इंजेक्शन के अध्ययन करेगा, सूर्य के धधकने संबंधी गतिविधियों का अध्ययन करेगा और उनकी विशेषताएं तथा पृथ्वी के करीब अंतरिक्ष में मौसम संबंधी जो भी समस्याओं को समझने में अपने को यह सहायता करेगा। अब इसके साथ क्या हुआ है दोस्तों? इसके साथ 7 पेलोड भेजे गए हैं। इसके साथ 7 पेलोड भेजे गए हैं। बहुत ही आसानी से याद रखने वाले, पूछा जा सकता है कितने पेलोड भेजे गए? 7, तो 7 ही भेजे गए। तो कौन कौन से थे दोस्तों? जिनमें से 4 सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेंगे। 4 क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेंगे। 7 के बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। 7 कौन कौन से है? 7 है दोस्तों। एक तो VELC पेलोड है, स्यूट है, सोलेक्स है, हेलियोस है, एस्पेक्स है और पापा है और एडवांस्ड टाई एक्सेल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स इसे भेजा गया। इस प्रकार 7 पेलोड भेजे गए हैं। अब इसे याद कैसे रखें? वेरी इजी है दोस्तों। अगर अपने को कोई सूर्य मिशन भेजना है, अगर अंतरिक्ष में जाना है, तो अपने सबसे पहले पापा से अनुमति लेनी पड़ेगी। पापा से पापा याद हुए, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ठीक है, पापा अब अंतरिक्ष में जाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? शॉक्स लेंगे, उसके साथ वैली भी चाहिएगी, उसके साथ सूट भी चाहिएगा, सूट के लेने के बाद अपने को स्पेक्स भी चाहिएगी और स्पेक्स के साथ हेलमेट भी चाहिएगा। और इस प्रकार ये सभी पेलोड अपने को याद हुए। बहुत ईजी वे से अपने चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की। आप तो इसी तरह लगातार जुड़े रहें, सेशन का आनंद लेते रहें। शॉक्स से अपने याद रखेंगे दोस्तों सोलेक्स। शॉक्स से अपने क्या याद रखेंगे? सोलेक्स। वैली से याद रखेंगे VELC। ठीक है, शूट से अपने को शूट याद रहने वाला ही है। और स्पेक्स से अपने याद रखेंगे एस्पेक्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट।
ठीक है। और हेलमेट से अपने याद रखेंगे हेलियोस, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इस प्रकार अपने को ये 7 क्या है पेलोड याद हो चुके हैं। अगर अपने को अंतरिक्ष में जाना है तो पहले पापा से परमिशन लेनी होगी, फिर अपने शॉक्स लेंगे, फिर बेली लेंगे, फिर उसके लिए शूट लेंगे और शूट के साथ स्पेक्स लेंगे और स्पेक्स के साथ अंत में हेलमेट पहन के अपने अंतरिक्ष में चले जाएंगे। इस प्रकार सभी 7 पेलोड अपने फिंगर टिप्स पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जापान का चंद्र मिशन मून स्नाइपर लॉन्च, ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत के चंद्र मिशन की सफलता को देखते हुए जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, सबसे पहले तो ये याद रखना है कौन सी, जाक्सा ने अपने चंद्र मिशन मून स्नाइपर का लॉन्च किया है। मून स्नाइपर का लॉन्च किया है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने इस मिशन को तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र ने अपने IIA रॉकेट द्वारा 7 सितंबर 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। जाक्सा ने इस मिशन के तहत एक लैंडर स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून स्लिम और एक्सट्रीम को अपने याद रखें, स्लिम और एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन एक्सट्रीम को भेजा गया है। स्लिम का भार 200 किलोग्राम है। इसकी तुलना में चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल विक्रम का वजन 1750 किलोग्राम था। दोस्तों अपने को याद रखना है जापान की जाक्सा ने कौन सा मून चंद्र मिशन लॉन्च किया है, तो मून स्नाइपर, और कब, 7 सितंबर 2023 को। उसके साथ स्लिम और एक्सट्रीम 2 भेजे हैं, बस इतना ज़्यादा अपने को याद नहीं रखना है। जापान ने इस मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 6 माह का समय लगेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों रक्षा प्रौद्योगिकी की ओर। मिसाइल सह गोला बारूद बोर्ज LSAM 9 यार्ड 77 लॉन्च, ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तृतीय मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज यार्ड 77 LSAM मिसाइल कम कम्युनिकेशन MCA बार्ज यार्ड 77 आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी स्थित गुंटनावेदी से 22 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया। ये दोस्तों अपने ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं। उत्तरी कोरिया ने लॉन्च की नई सामरिक परमाणु पनडुब्बी, इसके बारे में दोस्तों इतना ही जानने वाला है और यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन प्रायद्वीपीय देश अपने पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय देश उत्तर कोरिया ने नवनिर्मित सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी 6 सितंबर 2023 को लॉन्च की, जो पानी के भीतर परमाणु में हमला करने में सक्षम है। ठीक है, उत्तर कोरिया के यह सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी नंबर 841 को यहाँ को ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर हीरो किम कुन ओके के नाम दिया गया है, जो पानी के भीतर आक्रामक साधनों के रूप में अपने लड़ाकू मिशन को अंजाम देगी। ठीक है दोस्तों, यह अपने ज़्यादा बस पढ़ना था, एक बार वो पढ़ लिया, परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 7वां स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी लॉन्च, इसके बारे में अपने जान लेते हैं, कहाँ से लॉन्च और कब लॉन्च हुआ है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में बनाए गए इस प्रोजेक्ट 17A के 7वें स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शिपयार्ड में 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। इस युद्धपोत का नाम ओडिशा में पूर्वी घाट में सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी के नाम पर रखा गया है। अब अपने को जानना है सर कि कौन सा अभी शिप यार्ड में इसे शामिल युद्धपोत को शामिल किया गया है, तो उसे महेंद्रगिरी को, उसका नाम क्या रखा गया है, महेंद्रगिरी को, और कब, 1 सितंबर 2023 को। बस इतना ही याद रखने वाला है इसमें दोस्तों। और इसका निर्माण के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 28,000 टन स्टील की आपूर्ति की गई है। दोस्तों यह इतना परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, डिजाइन इसके बारे में जान लेते हैं। महेंद्रगिरी को नौसेना के ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है। 149 मीटर लंबे 16 मीटर चौड़े इस युद्धपोत की विस्थापन क्षमता लगभग 6600 टन है। 27,000 करोड़ के व्यय से निर्मित इस युद्धपोत की अधिकतम गति 30 समुद्री मील प्रति घंटा है। भारत को मिला पहला एयरबेस C295 विमान। दोस्तों यह क्या है, यूरोपियन कंपनी एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस से भारतीय वायुसेना को अपना पहला C295 सैन्य परिवहन विमान मिल चुका है। दोस्तों यही अपने को बस याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। यूरोपियन कंपनी एयरबेस डिफेंस सिस्टम से अपने को कौन सा विमान मिला है, एयरबेस C295। ठीक है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने स्पेस के सिविल में वैश्विक विमान निर्माता एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा भारत के लिए बनाया गया पहला C295 परिवहन विमान 13 सितंबर 2023 को इसे प्राप्त किया गया है। भारतीय वायुसेना और एयरबेस के बीच ऐसे 56 विमानों का समझौता अक्टूबर 2021 में हुआ था। समझौते के तहत कंपनी
ने वर्ष 2025 तक 16 C-295 फ्लाई अवे स्थिति में भारत को देगा। तो बस अपने को याद रखना है कि कौन सा विमान अभी भारत को मिला है, एयरबस C-295, और कौन सी कंपनी से, यूरोपियन कंपनी एयरफोर्स डिफेंस से। बस दोस्तों इतना ही जानने योग्य है। अब C-295 की विशेषताएं जान लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, 2 इंजन वाला यह विमान 482 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। एक इंजन के सहारे 13,533 फीट और दोनों इंजनों के काम पर 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है, जबकि लैंड करने के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की जरूरत पड़ती है। रीफ्यूलिंग की सुविधा युक्त यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अधिनियम 9250 किलोग्राम तक यह वजन उठाकर उड़ सकता है। ये दोस्तों C-295 की विशेषताएं थी जिसके बारे में अपने जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने दोस्तों आर्थिक परिदृश्य की ओर। आर्थिक परिदृश्य में क्या रहा है दोस्तों, मुख्य बातें उनके बारे में अपने आज के सेशन में से चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इसी प्रकार आप सेशन का आनंद लेते रहें, लगातार जुड़े रहें और क्रोनोलॉजी का अपने सारगर्भित रूप से अध्ययन करने वाले हैं। सिंगापुर बनी विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था। बस दोस्तों इसके बारे में इतना ही जानने वाला है। सिंगापुर ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल कर चुका है। इससे पहले पूर्व में कौन रहा था दोस्तों, इससे पहले हमेशा हांगकांग रहा है। हांगकांग को अब की बार पिछाड़ के सिंगापुर बनी विश्व की सबसे पहली मुक्त अर्थव्यवस्था वाली। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ जानने वाला नहीं है। वर्ष 1970 में विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक शुरू होने के बाद से यह पहली बार हुआ है कि जब हांगकांग पहले स्थान से दूसरे स्थान पर फिसला है। दोस्तों यह जान रोचक तथ्य है अपने आप में कि अब कौन है सिंगापुर, इसलिए अपने एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या है, महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। नेक्स्ट बिंदु क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अफीम पोस्त की खेती लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंस नीति घोषित की गई। जो कब की गई दोस्तों, यह 14 सितंबर 2023 को की गई। इस नीति में शामिल सामान्य शर्तों के अनुसार इन राज्यों में लगभग 1,12,000 किसानों को लाइसेंस दिए जाने की संभावना है, जिसमें राजस्थान के कुल कितने होंगे, 47,000 होंगे। राजस्थान के कितने होंगे, 47,000 होंगे। बस ये दोस्तों इसमें याद रखने योग्य बात थी और इसमें कुछ जानने योग्य है नहीं। बस एक ये है आर्थिक परिदृश्य में अपने जो RBI के गवर्नर है शशिकांत दास जी को A+ रेटिंग प्राप्त हुई है। अमेरिका की पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस। अमेरिका की पत्रिका कौन सी है, ग्लोबल फाइनेंस ने वैश्विक स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पूछा जा सकता है। वस्तुतः शशिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस के सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 को में A+ रेटिंग दी गई है। RBI द्वारा 1 सितंबर 2023 को प्रदत्त जानकारी के अनुसार अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा इस सूची के 3 केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को A+ रेटिंग दी गई है, जिसमें भारतीय गवर्नर शशिकांत दास शीर्ष पर रहे हैं। बहुत ही गर्वान्वित करने वाली बात है दोस्तों अपने भारत के लिए कि भारत के गवर्नर शशिकांत दास जी को ग्लोबल फाइनेंस की रिपोर्ट में A+ रेटिंग प्राप्त हुई है और अपने शीर्ष स्थान पर रहे हैं। बहुत ही प्राउड वाली बात है। उनके साथ स्विट्जरलैंड के थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के युएन थी होंग इस सूची में उनका प्रथम स्थान पर रहे हैं, लेकिन सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है, अपने शशिकांत दास जी। ठीक है दोस्तों, ये अपने याद रखने वाला है आर्थिक परिदृश्य में और वेरी इंपॉर्टेंट अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए पहलों का अनावरण किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन है, अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। ये भी अपने को साथ साथ याद हो रहे हैं। अच्छा है दोस्तों, कृषि ऋण और फसल बीमा पर केंद्रित पहल का अनावरण 19 सितंबर 2023 को किया। 19 सितंबर 2023 को किया। कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहलें क्या क्या है दोस्तों इसमें, जिनका अनावरण 19 सितंबर 2023 को किया गया। किसान ऋण पोर्टल KRP, मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स। अपने से पूछा जा सकता है विंड्स क्या है, हाल ही में लॉन्च की गई विंड्स पहल क्या है, तो वह मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम है। KCC घर घर अभियान, KRP विंड्स और KCC घर घर अभियान, ये दोस्तों अपने जानने योग्य हैं। उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इन पहलों का उद्देश्य कृषि में क्रांति लाना,
वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, डेटा उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर में किसानों के जीवन स्तर में सुधार करना है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। KRP क्या है, विंड्स क्या है, ठीक है, और घर घर KCC अभियान क्या है। KRP यह एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है जो किसान को डेटा, ऋण वितरण की विशेषताओं और ब्याज अनुदान के दावों और योजना उपयोग की प्रगति का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। घर घर KCC अभियान, यह कार्यक्रम घर घर KCC अभियान की शुरुआत का भी प्रतीक है जो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक किसान के पास बिना किसी बाधा के क्रेडिट कार्ड सुविधाओं की पहुंच हो। ये अपने से पूछा जा सकता है कि घर घर KCC अभियान है वो कब से कब तक संचालित किया गया या किया गया है, तो 1 अक्टूबर से 31 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया। किसान ऋण पोर्टल के बारे में जान चुके हैं, घर घर KCC अभियान के बारे में अब जान चुके हैं। विंड्स मैनुअल, मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम क्या है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म विंड्स, मैंने आपको बताया विंड्स अपने वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम। पहला ताल्लुक ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन और वर्षा मापिका नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक अग्रणी प्रयास है। देखो दोस्तों, इसमें एक बड़ी उपलब्धि है कि ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसे मौसम स्टेशन और वर्षा मापिका नेटवर्क स्थापित करने की एक प्रयास है जिसमें आम किसानों तक है इसकी सूचना प्राप्त हो मौसम से रिलेटेड और वह अपनी फसल का अच्छे तरीके से रख रखाव कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। देश का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र शुरू। दोस्तों यह भी अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है, तो कहाँ शुरू हुआ है, गुजरात में। कहाँ शुरू हुआ है, गुजरात में। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसे याद रखना है। कौन सा संयंत्र, काकरापार परमाणु ऊर्जा। टोटली स्वदेशी है दोस्तों, 700 मेगावाट की क्षमता का है दोस्तों ये, और इसका परिचालन हुआ वो 31 अगस्त 2000 से शुरू हुआ है। इसमें ध्यान रखने योग्य बस 3 ही बातें हैं। देश का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कहाँ, गुजरात में, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और शुरू कब हुआ, 31 अगस्त 2023 को शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 31 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है अपने पास भारत UK इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज। ये दोस्तों क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के समर्थन में और निवेश का लाभ उठाने के लिए एक सहयोगी पहल भारत और UK इंग्लैंड के मध्य की गई है। भारत और इंग्लैंड के मध्य की गई है, ठीक है। इस पहल की घोषणा भारत और ब्रिटेन के मध्य नई दिल्ली में 11 सितंबर 2023 को 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता, ठीक है, के दौरान की गई। भारत और UK इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के सह नेतृत्व में एक सहयोगी उद्यम होगा। इस पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों, प्रमुख बुनियादी ढांचा और परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में सामूहिक विशेषज्ञता का उपयोग करना है। तो दोस्तों इस प्रकार था कि भारत और UK इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का घोषणा की गई, और कब की गई, 11 सितंबर 2023 को की गई। 11 सितंबर से अपने याद रखें, कैसे याद रखेंगे इसे, कि 1 और 1 मिलकर क्या होते हैं, 11 होते हैं। और इसी प्रकार भारत और UK मिलकर 1 और 1 मिलकर क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की, और नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के एक सहयोगी उद्यम होगा, और इसमें आर्थिक और प्रमुख बुनियादी ढांचा और परियोजनाओं की योजना बनाई जाएगी, और उन्हें लागू करने में अपनी अपनी सामूहिक भूमिकाएं अपनी ये देने वाले हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। कैसा लगा आपको आज का सेशन, इसके बारे में ज़रूर अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।